प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। कल मैंने आपको भूगोल विषय में कक्षा 12 के पाठ 2 विश्व जनसंख्या के 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझाया था, पढ़ाया था, जिसमें पहला था पाठ के तकनीकी शब्द, दूसरा था विश्व में जनसंख्या वितरण कहाँ पर कैसा है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तीसरा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो उप विषय था विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हम एक बार और समझ लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में ये देखा गया है कि जिन देशों में कानून व्यवस्था अच्छी है और रोजगार के अवसर अच्छे हैं, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य है और वहाँ पर जनसंख्या का जो वृद्धि है वो अच्छी है, ठीक है। लेकिन कहीं पर समाज में अशांति, अपराध बढ़ने के कारण या गृह युद्ध के कारण किसी भी रीजन से वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। जैसे इस समय हम वर्तमान में सीरिया का उदाहरण देख सकते हैं। वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं बहुत से लाखों की संख्या में, यूरोप में, टर्की में, आसपास के पड़ोसी देशों में। अफ़गानिस्तान का मैंने कल आपको उदाहरण दिया था। एक अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध रहता है हमेशा से, काफ़ी सालों से। वहाँ पर शांति नहीं है, तो बहुत से अफ़गान लोग भारत और अन्य देशों में जाकर शरण लेकर रह रहे हैं, वहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सांस्कृतिक कारक एक ऐसा कारक है जिसमें जनसंख्या बढ़ती है। इसमें देखा गया है कि कुछ देश, कुछ समाज में पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह प्रथा को मान्यता मिली हुई है, सामाजिक और कानूनी भी। उदाहरण के लिए यमन, ओमान, ये यमन कंट्री है, ये ओमान है, जो सऊदी अरब है। यहाँ पर शांति है, अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, 2% या उससे भी अधिक है वार्षिक, क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा है बहुविवाह, जो सामाजिक कानूनी के रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये सांस्कृतिक कारण भी होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। प्यारे छात्रों, अब आप इन 3 सीखने के उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित प्रश्नों को गृह कार्य में लिखें। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। प्रश्न संख्या 1, जनसंख्या, जनघनत्व, कायिक घनत्व, जन्म दर और मृत्यु दर। ये मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। और दूसरा है विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। इसमें आप भौगोलिक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद प्यारे छात्रों, हमारा आज का आखिरी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है 4th वन, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती है जनसंख्या की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तो उसमें पहला आएगा विषय जन्म दर। जन्म दर जब मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन में बदलाव आता है, चेंज आ जाता है, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं इसे हम। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र की 1 लाख है और वहाँ पर 2000 जन्म होते हैं और मृत्यु 1000 होती है, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई? 1% हो गई, क्योंकि वहाँ पर 1000 आदमी बढ़ गए, तो ये जन्म दर हो गई वहाँ की। जन्म दर जब मृत्यु दर से अधिक होती है तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर होती है। जैसे कि भारत में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि होती है। कहीं कहीं किन्हीं देशों में देखा गया है कि मृत्यु दर तो अधिक है, जन्म दर बहुत कम है। वो वहाँ के अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं और हैं। मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि दर होती है। जनसंख्या में वृद्धि को हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर, जब मृत्यु दर अधिक होती है, जन्म दर कम होती है। ये देश हैं हमारे जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि इस समय नेगेटिव चल रही है, नकारात्मक है,
ऋणात्मक वृद्धि दर है। ये देखिए आप, एक तो ये है आपका लातविया, ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में ये फिनलैंड कंट्री है यूरोप के अंदर, यहाँ पर ये लातविया कंट्री है, उसके ऊपर है एस्टोनिया कंट्री है। इन दोनों कंट्रियों में, और इधर ये आपका रूस है यहाँ भी, और ये इसके नीचे आपका ये आ गया यूक्रेन। ये 4 ऐसी कंट्रियों के मैंने आपको उदाहरण दिए यूरोप से, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर इस समय माइनस में है, ऋणात्मक है, यानी कि जनसंख्या वहाँ की घट रही है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या बदलाव को प्रभावित करने वाले कारक और भी हैं। इसमें बोलते हैं प्रवास। प्रवास में का मतलब है मानव का लंबे समय के लिए एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर बस जाना, उसे हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने के कारक 2 होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में आते हैं हमारे नेगेटिव फैक्टर्स, यानी कि नकारात्मक कारक, और अपकर्ष में आते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि सकारात्मक कारक, जो कि आदमी के प्रवास को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक में रोजगार की समस्या बहुत ही मुख्य है। रोजगार की समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, गृह युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा, ऐसे बहुत से कारक होते हैं जो मनुष्यों के बड़े समूह को एक जगह से विस्थापित करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मुख्य रूप से देखा गया है इसमें रोजगार का एक बहुत प्रमुख कारक है। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर लोग जाते हैं, गाँव से लोग आज शहर की ओर जाते हैं, मुख्य रूप से रोजगार की तलाश में। और अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक होते हैं पुश फैक्टर, इन अंग्रेजी में बोलते हैं पुश फैक्टर, इसे बोलते हैं पुल फैक्टर, यानी कि जो आकर्षित करते हैं कहीं जाने के लिए। बहुत से लोग खाली रोजगार के लिए नहीं जाते, बड़े महानगरों में या विकसित देशों में जो धनी लोग होते हैं वो चिकित्सा लाभ के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए, व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं लंबे समय के लिए। गांव से शहर की ओर लोग जाते हैं रोजगार के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर लोग प्रवास करते हैं रोजगार के लिए और उच्च जीवन स्तर के लिए। तो ये प्रवास भी जनसंख्या में बदलाव को या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, ऋणात्मक या धनात्मक बनाने में। अब जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ 2 शब्द और आएंगे, अप्रवासन और प्रवासी, और अप्रवासी और प्रवासी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इन दोनों में भी आपको भली भांति अंतर समझना है कि इसका मतलब क्या है। प्यारे छात्रों, हम इसे उदाहरण की मदद से समझेंगे। हमें देखा गया है कि हमारे राज्य हरियाणा और उसके पड़ोसी राज्य पंजाब से बहुत से लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवास करना पसंद करते हैं, और वो वहाँ पर जाके हर साल बस जाते हैं अच्छे जीवन स्तर के लिए और अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी आमदनी के लिए। तो जब कोई भी भारतीय कनाडा जाता है तो वो भारत के लिए कहलाता है प्रवासी भारतीय, यानी कि इंडिया में से बोलेंगे एमिग्रेंट और बोलेंगे प्रवासी भारत में। और जब वो कनाडा की धरती पर उतरेगा लंबे समय तक रहने के लिए, तो उससे हम बोलेंगे अप्रवासी या अप्रवासन उस घटना को, और वहाँ पर उसे कहा जाएगा एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट में, अप्रवासन में किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, और एमिग्रेशन और प्रवास में किसी देश की जनसंख्या घटती है। इन दोनों में ये अंतर है। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें अगला जो हमारा सीखने का उद्देश्य है वो हमें देखना है कि जनसंख्या में समय के साथ साथ क्या बदलाव हुए हैं। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जनसंख्या में विकासशील देश और विकसित देश में अंतर क्या है। विकसित देश तो वो देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, जीवन स्तर बहुत उच्च है, और विकासशील वो देश वो हैं जिनका विकास चल रहा है, जीवन स्तर निम्न है और प्रति व्यक्ति आय कम है।
तो विकासशील देश से अधिकांश लोग कोशिश करते हैं वो शिक्षा के माध्यम से या अपने स्किल के कौशल के माध्यम से या अपने धन के अधिक धन होने के कारण वहाँ पर बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए विकसित देशों की ओर पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। तो एक ये जनसंख्या में बदलाव का एक बहुत बड़ा कारक है। और जनसंख्या बदलाव समय के साथ साथ क्या रूप आया है उसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आप इस चार्ट को देखें प्यारे छात्रों। इस चार्ट में जो उसका शीर्षक है वो है संसाधन, तकनीक और जनसंख्या वृद्धि। संसाधनों का इस्तेमाल और तकनीकी का इस्तेमाल का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है। ईसा के जन्म से 12,000 वर्ष पूर्व मनुष्य को कृषि का ज्ञान प्राप्त हो गया था और तब से लेकर ईसा के जन्म तक मनुष्य की आबादी केवल 0.25 अरब यानी कि 326 ईसा पूर्व जब ईसा जी का जन्म हुआ तब जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी, तो उस समय विश्व की जनसंख्या केवल 25 करोड़ थी और उसे दुगनी होने में करीब 1450 साल और लग गए, 50 करोड़ होने में। उसके बाद फिर जब नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, उपनिवेशवाद आ गया और यूरोप के बहुत से लोगों ने अपनी साहसिक खोजों के द्वारा नए नए महाद्वीपों की खोज की थी। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे उस समय के विकसित देश की खोज की समुद्री मार्ग के द्वारा। तो उससे व्यापार में, विज्ञान में बहुत प्रगति हुई और इस पीरियड में 1450 से लेके 1900 तक के पीरियड में औद्योगिक क्रांति भी हुई। 1750 में बहुत ज़्यादा यातायात के साधनों बड़ी प्रगति हुई। 1850 तक रेल इंजन आ गए, रेलवे का निर्माण होने लगा। 1853 में तो भारत में भी ट्रेन स्टार्ट कर दी थी अंग्रेज़ों ने। 1900 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। तो यहाँ तक आते आते हमने देखा कि उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी आ गई बहुत ज़्यादा, यानी कि हम उसका इस्तेमाल कर कर हाइब्रिड नस्ल के, संकर जाति के बीज बनाने लगे, जिससे कि हम खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। इससे भारत में हरित क्रांति हुई। भारत की खाने की समस्या का समाधान जैव प्रौद्योगिकी ने किया। तो 1960 तक आप देखें यहाँ पर इस बार डायग्राम के द्वारा कि 1830 में जनसंख्या 1 अरब थी और 1930 यानी कि 100 वर्षों में 2 अरब हो गई और केवल 30 वर्षों में तकनीकी विकास, यातायात के साधन, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी से ये 3 अरब हो गई और फिर 15 सालों में ये 1 अरब और बढ़ गई, 4 अरब हो गई। जैव प्रौद्योगिकी आ गई थी उस समय और 1987 से 1999 तक ये 6 अरब हो गई। केवल 15 सालों में भी ये 2 अरब और उसमें लोग जुड़ गए, क्योंकि इसमें सूचना क्रांति भी आ गई थी पूरी दुनिया में। अब तकनीकी क्रांतियों के कारण इतनी ज़्यादा जब आबादी बढ़ी है, इसका क्या कारण है कि हमने बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, उनका हल तलाश लिया है। बाढ़ों को बहुत जगह नियंत्रित कर लिया गया है डैम बनाकर। अकाल के लिए हम पहले ही खाना स्टोर कर लेते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह। और बहुत सी बीमारियों का हमने तोड़ निकाल लिया है, उनका इलाज निकाल लिया है। चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, प्लेग है जो पूरे गांव के गांव साफ़ कर देता था, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि तकनीकी क्रांति के कारण। एक बात अभी आज मैंने न्यूज़ में सुना कि रूस ने केवल 6 महीने के अंदर ही कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है। तो इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार कर लिया जो कि दुनिया की लाखों की जनसंख्या को साफ़ कर चुकी है बीमारी 6 महीने के अंदर। इस पर विजय प्राप्त कर ली, बहुत से लोगों को मरने से बचा लिया, क्योंकि अब तकनीकी बहुत विकसित हो चुकी है। इसका जो मॉर्टलिटी रेट केवल 2% रह गया है दुनिया में। तो इससे पहले क्या होता था कि प्रकृति ने तरह तरह की बीमारियों से और अपनी आपदाओं से, अकाल, भूकंप, बाढ़ से जनसंख्या को जितने बढ़ते थे उतने मार भी लेती थी, नियंत्रित कर लेती थी। आजकल तकनीकी ज्ञान से मनुष्य अपनी आबादी को पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं या बीमारियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर मृत्यु दर को कम कर चुका है। इसलिए बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस चार्ट की से समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, मैं आपको जो समझाना चाहूँगा
कि जनसंख्या बदलाव के प्रभाव। जनसंख्या में जो बदलाव होते हैं, अगर वो उसकी ग्रोथ 1% के आसपास है तो ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि संसाधनों का विनाश होने लगता है। एक किसी भी क्षेत्र में हम संसाधनों को या पृथ्वी के क्षेत्रफल को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। हम तकनीकी ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं, संसाधन प्रकृति के जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, सीमित है। तो ज़्यादा प्रभाव होने से वो संसाधन उस जनसंख्या को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, महामारी फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि जीवन स्तर निम्न हो जाता है। निम्न जीवन स्तर में आदमी अच्छे चिकित्सा लाभ लेने के लिए इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता। गंदगी फैलती है, इससे जनसंख्या का पे ये हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। एक बात और, जनसंख्या अब ज़्यादा है, कुछ देशों की लोग कहते हैं कि जापान की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है जनघनत्व के आधार पर। इंग्लैंड की का भी जनघनत्व भारत से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तो ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, विकसित देश हैं वो, हमारा देश विकासशील है। तो उसमें एक समस्या और भी है, जनसंख्या में बदलाव खाली संख्या में ही ना हो, संख्या में ही नहीं होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कौशल, स्वास्थ्य के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से विकसित है। हमारी जनसंख्या में कौशल की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है और शिक्षा की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो इस कारण वो जनसंख्या हमारे संसाधनों पर बोझ बन गई है, जिसके कारण भी